हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सेल दो प्रकार की है जनरली, एक हमारी वैद्युत अपघटनीय सेल, एक वैद्युत रासायनिक सेल। ये हमारी वैद्युत रासायनिक सेल है। वैद्युत अपघटनीय सेल जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं और इस सेल को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो आज हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें इस सेल में क्या होता है। ये सेल जो आप जानते हो टॉर्च के अंदर होती है या बैटरा कह समझ सकते हो। इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जिसको हम यूज़ करते हैं लाइट के रूप में भी। तो वैद्युत रासायनिक सेल का जो मेन यूज़ है, इसमें रासायनिक केमिकल परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक परिवर्तन से क्या बनाते हैं, वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं, वैद्युत ऊर्जा बनाते हैं जिसका उपयोग आप जो है चाहे लाइट के रूप में कीजिए चाहे किसी अन्य चीज़ के लिए कीजिए। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। इस सेल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो इस सेल में क्या होता है, सबसे पहले जो रिएक्टिव मेटल होता है, उस रिएक्टिव मेटल को हम ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड। तो लेफ्ट साइड में जो रिएक्टिव मेटल होगा उसको हम लगाएंगे। और इसमें होता क्या है कि रिएक्टिव मेटल को आपने, जैसे ये मेटल हमारा जिंक मेटल है, तो रिएक्टिव मेटल है तो इसके साल्ट के सॉल्यूशन में यानी इसके लवण के जली विलयन में इसको डुबोएंगे। यानी किसको सिंक करेंगे, किसको डुबोएंगे, डिप करेंगे। यानी जिस धातु का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है और जिंक धातु के इलेक्ट्रोड को उसके लवण के जली विलयन में डुबोएंगे। ओके, तो हमने लवण ले लिया यहाँ पर ZnCl2 या ZnSO4 का जली विलयन। जली को इंग्लिश में कहते हैं एक्वा मीन्स वाटर। तो ZnSO4 हो गया जिंक सल्फेट। बच्चों, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो आप समझिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जली विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर दो विपरीत आवेश पैदा हो जाते हैं। जैसे इस पे प्लस माइनस पैदा होगा, जैसे यहाँ प्लस यहाँ माइनस या यहाँ माइनस यहाँ प्लस पैदा होगा, दो विपरीत आवेश पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से विभवांतर पैदा होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं या EMF कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये एक इलेक्ट्रोड है जिसे अर्ध सेल भी कहते हैं। अर्ध सेल का मतलब एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड दोनों मिला दो तो पूर्ण सेल बन जाती है। तो रिएक्टिव मेटल को लेफ्ट में लगाएंगे और जो हमारी कम रिएक्टिव मेटल है, जिसे हम कह सकते हैं जो हमारी कम रिएक्टिव मेटल है, जिसे कॉपर, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। तो बेटा क्या करेंगे, कॉपर की रॉड ये ले ली हमने। ओके, तो ये कॉपर की रॉड हो गई। तो उसके लवण के जली विलयन में डुबोएंगे तो उसका लवण का जली विलयन हो गया बेटा कॉपर सल्फेट। एक्वस माने जलीय। तो हमने लेफ्ट में, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट में हमने रिएक्टिव मेटल और राइट में कम रिएक्टिव मेटल का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए जिंक को लेफ्ट में लगाया, कॉपर को राइट में। दोनों धातुओं को उनके ही लवण के जली विलयन में डुबोएंगे। तो यहाँ जिंक SO4, यहाँ कॉपर जिंक SO4 मतलब ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। और दोनों इलेक्ट्रोडों को उनको एक तार से, एक वायर से, एक चालक से, एक कंडक्टर से, तार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये तार से हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा, ये यहाँ पर एक विशेषता है कि इन दोनों जली विलयनों को
अलग अलग रखते हैं। पहले क्या था, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही में डुबोते थे, खासकर वैद्युत अपघटनी सेल में। ये जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग जली विलयन में डालेंगे और इन दोनों जली विलयन को अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों जली विलयन को हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं लवण सेतु से। लवण सेतु क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, ये लवण सेतु है। तो लवण सेतु के बारे में अगर हम बात करते हैं, साल्ट ब्रिज भी कहते हैं इसे हम, लवण सेतु। लवण सेतु का मतलब है साल्ट ब्रिज। तो लवण सेतु क्या, दोनों विलयनों को देखो ध्यान से, इसमें लवण है, सेतु माने दोनों को जोड़ रहा है तो सेतु है। और बेटा इसके अंदर जो चीज़ होती है वो लवण का एक जेल होता, गाढ़ा विलयन, यानी लवण होते हैं, जैसे KCl है। तो ज़रूरत पड़ने पर दोनों विलयन को उदासीन कर देता है। तो लवण सेतु का कार्य है दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखना, ये लवण सेतु का कार्य है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रश्न आता है कि वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का क्या कार्य है। तो आपको लिखना है लवण सेतु दोनों विलयनों के आयनों को उदासीन बनाए रखता है जिससे धारा प्रवाहित हो, धारा माने करंट। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक जो है एक कंडीशन आपको हम बता दें, थोड़ा समझना ध्यान से। यहाँ जिंक रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ये आपके सामने एनोड होता है बच्चों, ये आपके सामने कैथोड होता है। ओके, एनोड यहाँ पर माइनस होता है, आपने पहले वाले वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा होगा, उसमें एनोड प्लस था, यहाँ कैथोड प्लस होता है। क्यों, उसका रीज़न हम बताएंगे। जिंक जो तुम्हें दिख रहा है, ये रॉड दिख रही है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी उसको समझते हैं। एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो एनोड पर ऑक्सीकरण कैसे होगा, जिंक रिएक्टिव है बेटा कॉपर से, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जिंक की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जिंक का अगर आप ध्यान से देखें, जिंक का होता है 2, 8, 18, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो बच्चों क्या होता है, जिंक ने क्या हुआ, इच्छा हुई कि स्विमिंग पूल में नहाने की, तो जिंक अपने यहाँ पर स्लीपर उतार देगा इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और डुबकी लगाने चला जाएगा, Zn+2 के रूप में चला जाएगा। ऑलरेडी जिंक सल्फेट यहाँ पहले से ही है, तो यानी Zn+2 और सल्फेट -2 पहले से ही हैं। जितना Zn+2 था उतना सल्फेट था, लेकिन यहाँ पर जिंक की धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक Zn+2 के रूप में विलयन में आ गया। जब Zn+2 के रूप में विलयन में आ गया तो Zn+2 की सांद्रता बढ़ गई, यानी जिंक +2 आयन की सांद्रता माने उसके आयनों की संख्या बढ़ गई। तो अब यहाँ Zn+2 की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये जो लवण सेतु है तो ये अपने में से माइनस दे देगा, जितने जिंक प्लस आएंगे उतने माइनस दे के विलयन को उदासीन बना देगा। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ अभिगमन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ अभिगमन कर रहे हैं, तो पूरी रॉड पर अगर आप ध्यान से देखें माइनस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से, इसलिए यहाँ एनोड ऋणात्मक होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे चलेगा इस तरीके से और चलता हुआ दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाएगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले से ही विलयन में 2 लोग हैं, कॉपर सल्फेट का मतलब कॉपर +2 और सल्फेट -2। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे प्लस वाले इलेक्ट्रॉन को देखकर इसकी तरफ आ जाएंगे। यहाँ कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर की लेयर बना लेगा, तो ये रॉड पतली होती चली जाएगी और ये रॉड मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि ये जिंक यहाँ आ रहा है आयन के रूप में, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ अधिकता हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो प्लस विलयन में उपस्थित कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर के उसके ऊपर
डिपॉजिट हो जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे और ये रॉड मोटी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, ध्यान रखना, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ पर प्लस चले जाएंगे तो यहाँ पर सल्फेट -2 की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये लवण सेतु अपने में से प्लस दे देगा और इस विलयन को उदासीन कर देगा। तो लवण सेतु दोनों विलयन को सांद्रता माने आयनों की धनायन ऋणायन की सांद्रता को संतुलित करता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ तक हो जाएगा। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा उसके विपरीत दिशा में करंट का प्रभाव होता है। करंट का मतलब हो गया धारा। तो बच्चों याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहे हैं तो करंट जो है कैथोड से एनोड की ओर जाएगा और उस करंट को आमीटर के द्वारा हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि कितना करंट बह रहा है। और उस करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, लाइट जलाने में या कोई पंखा चलाने में या कहीं भी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा ये वैद्युत रासायनिक सेल है। एनोड पर रिएक्शन क्या हुई मैंने आपके सामने लिख दिया। इसी प्रकार से कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पर बच्चों अपचयन होता है, चाहे पहले वाली सेल हो चाहे इस वाली सेल में। अंतर ये है, एनोड यहाँ नेगेटिव है, कैथोड यहाँ पॉजिटिव है। कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर +2 विलयन से निकल करके इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर धातु में बदल गए। बच्चों ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 बढ़ रही है, ऑक्सीकरण +2 से 0 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। अगर आप ध्यान से देखें जिंक रिएक्टिव है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहाँ अपचयन हुआ। तो बच्चों यहाँ ऑक्सीकरण, यहाँ अपचयन हो रहा है। अतः ये मिला दी जाए तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन बन के निकल के आती है। तो बच्चों याद रखना है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है समझा दिया। चाहो तो आप इन दोनों रिएक्शन को यदि आप मिलाना चाहते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो Zn प्लस कॉपर +2 से हो रहा है Zn+2 प्लस कॉपर। तो इस तरीके से देखें 0 से +2 और +2 से 0। तो कहीं ना कहीं जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, आवेश बढ़ता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जब आवेश चार्ज या ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि इस वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर, करंट का प्रवाह इधर, करंट का इसे माप लेते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है वोल्टामीटर से। तो अब हम समझाते हैं यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है कि इस वैद्युत रासायनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट। मतलब ये प्रश्न आएगा कि वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित कैसे करोगे, प्रदर्शित कैसे करोगे। तो मैं यही उदाहरण लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पर ZnSO4 जो तुम्हारे सामने है इसकी सांद्रता 1 मोलरता है, ओके, और कॉपर सल्फेट की भी सांद्रता 1 मोलरता है, ओके। अगर ये सिचुएशन है, सांद्रता पता है, तो हम इस सेल को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, समझना ध्यान से। सेल को आप चाहें तो सेल को यहीं पे मैं लिख देता हूँ, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर लेफ्ट में कौन है, Zn, एक लाइन खींचिए। क्यों लाइन खींचे, जिंक धातु है फिर विलयन है, तो एक लाइन का मतलब है कि ये फेज बता रहा, प्रवस्था इधर ठोस है ये बेटा, और यहाँ ZnSO4 क्या है बेटा, Zn+2, ये सल्फेट -2, इसकी सांद्रता 1 मोलरता है, ये जली विलयन है। और 2 लाइनें, ये ZnSO4 का विलयन हो गया, और 2 लाइनें क्यों बताएंगे हम, 2 लाइनें लवण सेतु को बताती हैं, 2 लाइनें लवण सेतु को दर्शाती हैं, बीच में फिर कॉपर आता है, यानी कॉपर +2 से कॉपर हो रहा है, यानी पहले कॉपर सल्फेट, फिर एक लाइन, फिर बेटा कॉपर यहाँ लिखिए, इसकी सांद्रता 1 मोलरता है।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो तुम सल्फेट हटाना चाहो हटा सकते हो, ओके। और यहाँ पर कॉपर आयन लिख सकते हो, यहाँ Zn+2 लिख सकते हो जो हो रहा है, यानी जिंक से Zn+2 और कॉपर +2 से कॉपर, ये ऑक्सीकरण ये अपचयन, और बीच में लवण सेतु है, दोनों को जोड़ रहा है। 2 वर्टिकल लाइन लवण सेतु को दर्शाती हैं। अच्छा, ये सॉलिड हो गया, कॉपर वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। बच्चों जिंक के ऊपर आप लिखेंगे क्या, माइनस, और यहाँ कॉपर के ऊपर प्लस, इसका मतलब जिंक पे माइनस नहीं है, ये एनोड है ये कैथोड है, ओके। ये इसकी सांद्रता बता रहा है, ये इसकी सांद्रता बता रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक से Zn+2 और कॉपर +2 से कॉपर अपचयन हो रहा है, और बीच में 2 वर्टिकल लाइन लवण सेतु को प्रदर्शित कर रही है। ये एनोड है तो ऊपर माइनस, दूर लगाएंगे थोड़ा सा, ये प्लस है ये कैथोड है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से ये हम सेल को प्रदर्शित करते हैं। आप लोग अपने एक्सरसाइज में देखना, इस तरीके के न्यूमेरिकल भी होते नष्ट समीकरण के, तो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं सेल को, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है एक क्वेश्चन कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं, क्या आवश्यक शर्त है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें कि एक कंडीशन है जो आपको बताने जा रहे हैं, आवश्यक शर्त कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड क्यों जा रहा है। उसके लिए याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ को आप जैसे बर्न करो, जैसे हमने इवन लकड़ी को जलाना चाहते, थोड़ी सी चिंगारी चाहिए, ऐसे गैस को जलाना चाहते थोड़ी चिंगारी चाहिए तब आग लगती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं दौड़ने लगेंगे एनोड से कैथोड की ओर, उन्हें थोड़ी सी आवश्यक शर्त है। एक हम बाहर से एक सेल लगाते हैं, मतलब एक बाहर से यहाँ पर एक एक्सटर्नल सेल लगाएंगे जिसे कहते हैं ई सेल, बाहर यानी एक्सटर्नल सेल बोलेंगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल देंगे। तो वो क्या है कि बाहर से हम ई सेल जो भी एक्सटर्नल सेल है, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो भी लगाएंगे उस वो वैल्यू हमारी लेस देन होनी चाहिए 1.1 वोल्ट से कम। अगर इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है तो ये एनोड से कैथोड की ओर जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर तभी जाएंगे जब जो हम बाहर से सेल लगाएंगे, एक्सटर्नल सेल लगाएंगे, वो सेल से थोड़ी सी हम पोटेंशियल देंगे, एनर्जी देंगे, वो एनर्जी 1.1 वोल्ट से कम होना चाहिए। और अगर हम तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तब याद रखना एनोड से कैथोड की ओर कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और कैथोड से एनोड की ओर क्या आएगा, करंट आएगा। और यही चीज़ अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाए तब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब तब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ओके, और एनोड से कैथोड की तरफ करंट जाएगा, ठीक। ये दो आवश्यक शर्त हैं। और थर्ड क्या है आपको हम बता दें, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन होती है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर है, अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है तो ना तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाएंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जाएंगे, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि क्रियाशील धातु एनोड हो और कम क्रियाशील कैथोड हो, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाएं, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम रखना पड़ेगा। वो बाहर से लगाते थोड़ा सा देते हैं करंट, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, करंट इधर आएगा। और यदि आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा दे दिया तो इलेक्ट्रॉन इधर ना जाके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कैथोड से एनोड, और करंट एनोड से कैथोड जाएगा। और अगर बाई चांस एक्सटर्नल पोटेंशियल माने बाह्य विभव, अगर आपने 1.1 वोल्ट रख दिया तो ना तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, किधर भी नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगा। तो ये आवश्यक शर्त है। तो बच्चों सेल को कैसे लिखा जाता मैंने बता दिया, क्या आवश्यक शर्त वो बता दिया, लवण सेतु का कार्य बता दिया, वैद्युत रासायनिक सेल कैसे कार्य करती वो भी समझा दिया है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो आपको नष्ट समीकरण को समझने में दिक्कत नहीं होगी।
तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एक क्वेश्चन हमारा वैद्युत रसायन में ये नष्ट इक्वेशन से रिलेटेड है, नष्ट समीकरण जिसे बोलते हैं। नष्ट समीकरण का मतलब क्या हो गया? नष्ट इक्वेशन। तो नष्ट समीकरण जो होता है उसकी सहायता से हमें किसी भी सेल का विभव ज्ञात करना है। ये सेल दी गई है, उसमें ये दिया गया है मानक अपचयन विभव, और ये सेल आपको खुद बनानी है। तो इस सेल के अंतर्गत आपको क्या करना है? सेल तो आप बना लेंगे, जैसा कि हमने बनाया है उसे आप समझ सकते हो सेल के बारे में। तो अब न्यूमेरिकल लगाना है आपके सामने, ये क्वेश्चन है कैसे निकाला जाए। तो नष्ट समीकरण का उपयोग करेंगे। और नष्ट समीकरण क्या होता है आपको बता दें, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट माने उत्पाद, जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ओके, ये होता है। तो आपने साम्य स्थिरांक पढ़ा होगा कक्षा 11 में, तो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता साम्य स्थिरांक भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये सेल का विभव निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड, मानक विभव, मानव सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप निकाल सकते हैं। ये इन दोनों से n माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जा रही, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, कितने लिए जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें सबसे पहले इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में आप समझ सकते हैं जिंक से क्या हो रहा है, Zn+2 ऑक्सीकरण, और ये क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहाँ पर पहले रिडॉक्स रिएक्शन लिखिएगा, और जैसा कि रिडॉक्स रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे, जिंक से क्या हो रहा है, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बना रहा है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो बन जाता है Zn+Cu+2 से Zn+2 प्लस कॉपर। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। अब यहाँ पर ये जिंक सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, ये उत्पाद में ये आएगा क्योंकि इसका जलीय विलयन है, इसकी सांद्रता 1 मोलरता है। कॉपर +2 आएगा, इसकी सांद्रता जलीय विलयन में 1 मोलरता है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n, ये इक्वेशन आप ध्यान से याद कर लीजिए। लॉग उत्पाद में देखिए, उत्पाद ये दोनों है, अभिकारक ये दोनों है, रिडॉक्स अभिक्रिया है यहाँ पर, जिंक से Zn+2 कॉपर +2 से कॉपर। तो लॉग उत्पाद में कौन आ जाएगा यहाँ पर, Zn+2 अपॉन अभिकारक में कौन आ जाएगा, कॉपर +2। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक में ये ठोस हो गया, ठोस की सांद्रता इकाई होती है, एक होती है, तो Zn+2 की सांद्रता बटे कॉपर +2 की सांद्रता लिख देंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे, 2 लिए जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन 2 लिख दीजिए। अब मुझे ये निकालना है ई नॉट सेल, अगर ये निकल आए तो इसके बाद सवाल लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग Zn+2 की सांद्रता कितनी दी गई है, 1 मोलरता, कॉपर +2 की भी 1 मोलरता, लॉग 1/1। बच्चों लॉग 1/1 को लॉग 1 कहते हैं, लॉग 1। Zn+2 की सांद्रता 1 मोलरता, 1 मोलरता, तो लॉग 1 का मान, लॉग 1 का मान याद रखना 0 होता है। तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट सेल। इस तरीके के सवाल में लॉग की वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि अब ये 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो ई सेल का मान ई नॉट सेल के बराबर होगा। जितना ई नॉट सेल होगा उतना ई सेल होगा। ई सेल माने मानक इलेक्ट्रो सेल का विभव और सेल का विभव, सेल का विभव निकालना था। मानक किससे निकालेंगे, मानक हम ये जो दिए गए मानक अपचयन विभव हैं इनसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं वो भी बता देते हैं आपको। ठीक, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको एक, ये जो हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसमें मानक अपचयन विभव
अपचयन विभव के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, जिंक का अपचयन विभव, कॉपर का अपचयन विभव। कैसे पता चला अपचयन है? +2 से 0 हो रहा, +2 से 0 हो रहा, तो ये अपचयन है, मानक कंडीशन है, ये दिए जाते हैं टेबल में। आप देखना आपके वैद्य रासायनिक श्रेणी दी गई होगी इसी चैप्टर में। तो क्या होता है, किसी भी सेल का मानक है तो ऊपर मानक लगा दीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है सेल का, तो क्या होता है, एनोड प्लस कैथोड। एनोड प्लस कैथोड, क्यों मैंने लिखा एनोड प्लस कैथोड? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, एनोड इसलिए लिखा है क्योंकि ये एनोड है जिंक वाला, ये कैथोड है। अब आप बताएंगे एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या हो रहा है, अपचयन। तो एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है बताओ, जिंक से Zn+2। हमेशा ऑक्सीकरण ऐसे लिखा जाता है। क्यों भाई? अगर हम आपसे ये कहें एट एनोड, देखिए आप ध्यान से, ये पहले भी बताया था, एनोड पर कैसे लिखेंगे, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे 2, तो ये ऑक्सीकरण हो गया बच्चों। तो इसको ऐसे तो लिखेंगे 0 से +2। इसको क्या लिखेंगे, कैथोड को, अपचयन को, कॉपर +2 से कॉपर। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बना लेगा। ये हो गया आपका अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, और पहले वाला एनोड पर मानक ऑक्सीकरण विभव। तो अब इसमें क्या है, ये हमें अपचयन विभव दिया है, देखो ध्यान से, +2 से 0, +2 से 0। तो अगर हम इसको पलट दें, अगर हम इसको पलट दें, मतलब +2 इधर जिंक इधर, तो आगे माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपचयन विभव हो गया आप। लेकिन सिंबल बदल गया, चिन्ह आ गया माइनस का, ये प्लस की जगह प्लस, ये ऐसे ही रहने दीजिए अब, क्योंकि कैथोड पर इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू दी गई है, ये देखिए -0.76 वोल्ट, प्लस इसका दिया गया अपचयन विभव 0.34 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस 0.76 प्लस 0.34, दोनों को मिला 6 4 10 और 7 3 10 1 11, 1.1 वोल्ट आ गया। और जब किसी सेल या E0 सेल, मानक सेल, दोनों का मान अगर धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, धनात्मक आ रहा, देखिए आगे धन लगाए, तो इसलिए पॉजिटिव लगाए, तो सेल का निर्माण होगा। कभी कभी पूछा जाता है सेल का निर्माण कब होगा, तुरंत बोलिए कि सर ई सेल या E0 सेल का मान अगर धनात्मक होगा तो सेल का निर्माण सही है, सही होगा, अगर ऋणात्मक है तो सेल का निर्माण नहीं हो सकता, उल्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्रियाशील धातु इधर है, कम क्रियाशील इधर है, तभी सेल का निर्माण हुआ है। अगर कॉपर इधर होता, जिंक इधर होता लवण सेतु के, तो ये आंसर माइनस में होता, सेल का निर्माण नहीं हो सकता है। तो अब हमने निकाल लिया ई सेल, क्योंकि ये निकल के आया E0 सेल, और E0 सेल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जिससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या, कितना आया ये, +1.1 वोल्ट। तो इसका आंसर आ गया, ई सेल निकल के आ गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल के आ गया सेल का 1.1 वोल्ट। तो बच्चों इस तरीके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, और आप लोगों का सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हमारे सामने नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी समस्या को, जो भी बारीकी प्रॉब्लम्स हो, आप लिखिए, मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके के सवाल अभी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।